बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करना है। उसके अंदर हमने टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर को डिस्कस करना है। इससे पहले हमने फर्टिलाइजर को डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि फर्टिलाइजर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट की कमी को पूरा करने के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो फर्टिलाइज़र ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ कराने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। और प्लांट इन फर्टिलाइज़र से एसेंशियल एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, जिसे हम एनपीके भी कहते हैं, वो इनसे हासिल करता है, जिसकी वजह से प्लांट प्रॉपर ग्रोथ और डेवलप करता है। उसके बाद हमने आज जो है वो फर्टिलाइजर की टाइप्स पढ़नी है। हम 3 किस्म के फर्टिलाइजर यहाँ पर पढ़ेंगे। एक हमारे पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है जो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, जो एक एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। फिर उसके बाद हम पोटाश फर्टिलाइजर पढ़ेंगे जो प्लांट को पोटाशियम प्रोवाइड करेगा, जो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है। इसी तरह फिर उसके बाद फास्फेटिक फर्टिलाइजर पढ़ेंगे जो प्लांट को फास्फोरस प्रोवाइड करेगा, जो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है। तो फर्टिलाइजर एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट को एसेंशियल एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि प्लांट के अंदर जो है एसेंशियल एलिमेंट की जो कमी है वो पूरी हो जाए और प्लांट प्रॉपरली ग्रो करे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। उसके बाद हम इसके अंदर मजीद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर हमारे पास ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जो साइल को और प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर आर दैट फर्टिलाइजर दैट सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट एंड साइल। ये ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जो प्लांट्स और साइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इनके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड यूरिया। ये ऐसे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर हैं जो प्लांट को और सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अगर इनके हम फार्मूलाज देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अमोनियम सल्फेट और ये इसका फार्मूला है। इसी तरह कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये हमारे पास उसका फार्मूला है। इसी तरह कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम क्लोराइड और यूरिया, इनकी जो है अपेरेंस, फिजिकल अपेरेंस भी साथ दी गई है, नेम और फार्मूलाज भी साथ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे हम बढ़ते हैं। ऑल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर मेक सॉइल एसिडिक। तमाम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जैसे कि ये ऊपर दिए गए हैं, ये ऐसे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर हैं जो ज़मीन को क्या कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर हैं जो ज़मीन को एसिडिक नहीं करते, जैसे हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। ये 3 ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो ज़मीन को एसिडिक नहीं करते। ऐसा क्यों है? कुछ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर जमीन को एसिडिक क्यों करते हैं और कुछ क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों है? उसकी रीजन की तरफ हम डिस्कस बढ़ते हैं कि ऐसा। अब देखें यहाँ पर अमोनियम सल्फेट है, ये ऐसा नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है जो जमीन में जब ऐड होता है तो जमीन को एसिडिक कर देता है। ऐसा क्यों है कि ये जमीन को एसिडिक कर देता है? उसकी रीजन हम देखते हैं कि ये क्यों जमीन को एसिडिक कर देता है। क्योंकि जब हम अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर को तैयार करते हैं तो उसको तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं, तब जाकर अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर जो है वो तैयार होता है। लेकिन अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए हम एक वीक बेस लेते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, जिसकी वजह से जब फर्टिलाइजर बनता है तो फर्टिलाइजर की जो नेचर होती है वो भी एसिडिक होती है। मतलब इस अमोनियम सल्फेट
फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आपने एक वीक बेस लिया है और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। इन दोनों को आप जब रिएक्ट कराते हैं तो उसके नतीजे में अमोनियम सल्फेट जो है फर्टिलाइजर बनता है। लेकिन ये अमोनियम सल्फेट एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसकी नेचर जो है वो एसिडिक है। जब इस अमोनियम सल्फेट को आप सॉइल के अंदर ऐड करेंगे तो ये जमीन को एसिडिक कर देगा। समझ आई बात? उसके बाद अगर हम देखें, कुछ ऐसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं जिनको हम जमीन में ऐड करते हैं तो वो जमीन को एसिडिक नहीं करते, जैसे ये पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है। ऐसा क्यों है कि ये जमीन में ऐड होने से जमीन को एसिडिक नहीं करते, हालांकि ये भी जमीन को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं? हम इसकी रीजन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें, ये पोटाशियम नाइट्रेट एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको जमीन के अंदर ऐड करने से जमीन की जो नेचर है वो चेंज नहीं होती। जमीन की जो पीएच है वो अल्टर अल्टर नहीं होती। जमीन की पीएच जो है वो अल्टर नहीं होती। जमीन की पीएच अल्टर क्यों नहीं होती? ठीक है, क्योंकि इसको बनाने के लिए आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जब रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में पोटाशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर बनता है। और पोटाशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो न्यूट्रल फर्टिलाइजर है। जो न्यूट्रल फर्टिलाइजर है, जब इसको जमीन के अंदर ऐड करते हैं तो ये जमीन की पीएच को चेंज नहीं करता। फिर मैं कह रहा हूँ कि पोटाशियम नाइट्रेट को जब आप जमीन के अंदर ऐड करते हैं तो ये जमीन को एसिडिक नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं हम। और इसके नतीजे में हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर तैयार होता है। और पोटाशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर जिसकी नेचर न्यूट्रल है, मतलब ये खुद ही न्यूट्रल है, ये जमीन की पीएच को चेंज नहीं करेगा, जिसकी वजह से जमीन जो है वो एसिडिक नहीं होती। अच्छा जी, जब इन 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 हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को जमीन में ऐड करते हैं तो ये जमीन को एसिडिक कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि जब इनको तैयार किया जाता है तो इनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। लेकिन कुछ ये ऐसे साल्ट हैं या ये ऐसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं, इनको जब हम जमीन में ऐड करते हैं तो ये जमीन को एसिडिक इस वजह से नहीं बनाते क्योंकि इनकी नेचर जो है वो एसिडिक नहीं होती बल्कि न्यूट्रल होती है। ये जमीन की पीएच को चेंज नहीं करते। अगर आप ऐसे नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर जमीन में ऐड कर देते हैं जो जमीन को एसिडिक बना देते हैं, तो जमीन की एसिडिटी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये उसकी रीजन लिखी हुई है। एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू अ लाइमिंग। लाइमिंग मीन आपने इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करना है। एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू लाइमिंग ऑफ द सॉइल एट रेगुलर इंटरवल। मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्फों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद आप क्या करें, जमीन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते रहें। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक बेस है और जमीन एक ऐसा एज एसिडिक बिहेव कर रही है। कैल्शियम ऑक्साइड और एसिड जब आपस में मिलेंगे तो उसके नतीजे में जमीन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि जमीन एज एसिडिक है और कैल्शियम ऑक्साइड एज बेस है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा और जमीन की जो पीएच है वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो एसिडिटी ऑफ सॉइल को आप कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ। इसी तरह रोल ऑफ पोटाशियम इन प्लांट ग्रोथ। इसी तरह रोल ऑफ फास्फोरस इन प्लांट ग्रोथ। इन तीनों में से ना बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। क्लियर बेटा? तो नाइट्रोजन का प्लांट की ग्रोथ में क्या किरदार है वो हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, जब हम बीज उगाते हैं तो बीज से एक नन्हा मुन्ना पौधा निकलता है। वो नन्हा मुन्ना पौधा जो है उसको अपनी स्टेम और लीव्स को ग्रो कराने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा आप उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा उसकी स्टेम ज़्यादा बढ़ेगी और लीव्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी। इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। मतलब ये नाइट्रोजन जो है ये प्लांट्स के अंदर प्रोटीन को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीन है क्योंकि जो हमारे पास प्रोटीन है ये बनी होती है अमाइनो एसिड से। किससे बनी होती है? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर ये आपके सामने लिखा हुआ है कि अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप होता है। उसके बाद हमारे पास जो है अमाइनो ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन होता है। तो ये अमाइनो एसिड
को बनाने के लिए और अमाइनो एसिड से प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरी होती है। इसी तरह नाइट्रोजन इम्पॉर्ट द ग्रीन कलर इन लीव्स, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के पत्तों के अंदर ग्रीन कलर की प्रोडक्शन यानी क्लोरोफिल की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इनहांस द इट इनहांस द यील्ड इट इनहांस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट की मिकदार और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट की स्टेम और लीव्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एज वेल एज हमारे पास ये प्लांट्स के अंदर जो है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे हमारे पास जो है वो अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर है। ठीक है। तो हमारे पास अमोनिया को हम एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, एज अ केमिकल के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखा हुआ है अमोनिया इज यूज इन लिक्विड स्टेट while all other nitrogenous fertilizer are used in solid form। मतलब ये अमोनिया एक एज अ फर्टिलाइजर है जो जिसको हम लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, बाकी जितने भी फर्टिलाइजर हैं उनको हम सॉलिड फॉर्म में, मतलब प्रिल्स की फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, दानों की फॉर्म में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इनहेड्रस अमोनिया मतलब ऐसा अमोनिया जिसमें से आपने वाटर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन टू द सॉइल। हम क्या करते हैं, अमोनिया को हम क्या करते हैं, साइल के अंदर डायरेक्ट यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी बेहतर जो है उसका रिजल्ट आता है, बेहतर आप उससे प्रोडक्शन वगैरह जो है वो आप क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करना चाहें तो उसके लिए मेथड ये होता है कि आप नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो ऊपर लिख दें और अमोनिया का टोटल मोलर मास नीचे लिख दें। नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14 और पूरे अमोनिया का जो मोलर मास होता है वो 17 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 82% है, जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट्रोजन जो है ये वोलेटाइल लिक्विड है, जब भी आप इसको प्लांट वगैरह पे ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये जल्दी से उड़ जाएगा और प्लांट को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ज़मीन के अंदर जो है वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं 6 इंचेस में, मतलब ज़मीन की गहराई में, ज़मीन की 6 इंच की गहराई में हम क्या करते हैं, मशीनों के ज़रिए इसको इंजेक्ट करते हैं। तब जाकर इसकी जो है वो हमारे पास जो है वो बाहर उड़ता नहीं है, उड़ता तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं उड़ता। ठीक है। इंजेक्ट हम नाइट्रोजन इंजेक्ट करते हैं अबाउट 6 इंचेस अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल अवॉइड फ्रॉम सीपिंग आउट। मतलब नाइट्रोजन को आप क्या करते हैं, जमीन की सरफेस से 6 इंच नीचे इंजेक्ट करते हैं ताकि वो ज्यादा सीप आउट ना हो, निकले ना। इसके बाद हमने यूरिया को स्टडी करना है। यूरिया एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। अगर इसका हम फार्मूला देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ NH2 मतलब दरमियान में सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर भी NH2 है और इधर भी NH2 है। अगर इन दोनों NH2 को इकट्ठा कर दें तो यहाँ पर NH2 दो है, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे और साथ क्या लिखा हुआ है CO, तो इसको ऐसे लिख देंगे। इसका आयुर्वेदिक नेम होता है यूरिया का, ये आपको आना चाहिए, अमाइनो मीथेन अमाइड। क्लियर, अमाइनो मीथेन अमाइड। यूरिया जो है वो हाई क्वालिटी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ मोर नेट यूरिया इज़ मोर कंसनट्रेटेड सॉलिड फॉर्म नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। देन उसके बाद ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसकी परसेंटेज इसके अंदर नाइट्रोजन की निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पीछे फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज करते हुए आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज 46% होती है। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया जो है वो एज ए नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ की जाती है और ये प्लांट की प्रोडक्शन के लिए या प्लांट की क्वालिटी या क्वांटिटी को इन्हांस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है ना हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यूरिया को प्रिपेयर करेंगे। यूरिया को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया विद गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यूरिया को प्रिपेयर करने के लिए आपको लिक्विड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में
रिएक्शन करना पड़ेगा। इसके कुछ स्टेप हैं यूरिया को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो हम स्टेप्स को स्टडी करेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यूरिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। आपने क्या करना है, यूरिया को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन प्रिपेयर करना है। हाइड्रोजन हम हाइड्रोकार्बन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मीथेन से भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को आपने प्रिपेयर करना है। अमोनिया को हमेशा हम हैबर्स प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर करते हैं। हैबर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 450 सेल्सियस, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आयरन एज अ कैटलिस्ट। इसकी मौजूदगी में हम क्या करते हैं, इनका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन करते हैं और हमारे पास हैबर्स प्रोसेस के जरिए अमोनिया प्रिपेयर हो जाती है। अब अगर मैं इसको मज़ीद डिस्कस करना चाहूँ, तो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन या 1 मोल नाइट्रोजन या 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन या 3 मोल हाइड्रोजन का आपस में हम रिएक्शन करेंगे 450 सेल्सियस पे, 200 एटमॉस्फेयर और आयरन एज अ कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो हमारे पास हैबर्स प्रोसेस के ज़रिए अमोनिया प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी अमोनिया प्रिपेयर हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पीछे प्रोसेस में अमोनिया प्रिपेयर हुई है, इस अमोनिया का हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बहुत सारे प्रोसेसेस से हासिल कर सकते हैं। मैनी मेथड्स हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्या करेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे और हमारे पास अमोनियम कार्बामेट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। उसका फार्मूला है NH2COO NH4। अब इसमें हम क्या करते होते हैं, जब अमोनिया का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनकी जो रेशो होती है वो 1:2 होती है। मतलब 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वॉल्यूम अमोनिया हम लेते हैं, तब जाकर इन दोनों को रिएक्ट करा के हम अमोनियम कार्बामेट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। जब हम क्या करते हैं, यूरिया को प्रिपेयर करते हैं, तो इस अमोनियम कार्बामेट की क्या हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन करेंगे। अमोनियम कार्बामेट में से वाटर को रिमूव करेंगे। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास जो है यूरिया प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अमोनियम कार्बामेट ले लें, ये हमारे पास अमोनियम कार्बामेट है NH2COO। यहाँ पर NH4 था, मैंने NH4 को खोल के लिख दिया, NH2 नीचे लिख दिया और 2 हाइड्रोजन ऊपर लिख दिए। अब इस अमोनियम कार्बामेट की मैंने क्या करना है, डिहाइड्रेशन। यहाँ वाले 2 हाइड्रोजन जो है वो मैंने ऊपर लिख दिए। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर। अब ये हमारे पास जो यूरिया हमें हासिल हुआ है, ये लिक्विड फॉर्म में हासिल हुआ है और इस यूरिया को हम कहते हैं यूरिया मेल्ट। और यूरिया मेल्ट जो है, ये ऐसा यूरिया होता है जो जिसके अंदर जो है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसको जो है इसमें से वाटर रिमूव करेंगे तो ये यूरिया का जो मिक्सचर है, ये यूरिया का जो केमिकल है, ये कंसंट्रेटेड होता जाएगा। मतलब वाटर इसमें से हम रिमूव करते जाएंगे और यूरिया की मिकदार जो है वो बढ़ती जाएगी और इस तरह यूरिया जो है वो कंसंट्रेटेड होता जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे। अब ये लास्ट में अमोनियम कार्बोनेट से जब हम वाटर रिमूव करते हैं तो उसके नतीजे में यूरिया और वाटर का सोल्यूशन, इसे हम यूरिया सोल्यूशन भी कह सकते हैं, यूरिया मेल्ट भी कह सकते हैं। अगर आप इसको कंसंट्रेटेड बनाना चाहते हैं तो इसमें से आप क्या कर दें, इस यूरिया सोल्यूशन में से या यूरिया मेल्ट में से वाटर को रिमूव कर दें, जिसकी वजह से हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है उसको हम डिस्कस करें तो हमारे पास ये देखें, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन। मतलब यूरिया सोल्यूशन के अंदर से हमने वाटर को रिमूव करना है, उसको गाढ़ा बनाना है। यूरिया सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। यूरिया सोल्यूशन को आपने क्या करना है, कंसंट्रेटेड बनाना है। मतलब यूरिया मेल्ट में से आपने वाटर को रिमूव करना है। इन एवोपरेशन एवोपरेशन सेक्शन, एवोपरेशन सेक्शन एक यूरिया इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके अंदर से हम यूरिया सोल्यूशन में से वाटर को रिमूव करते हैं। वाटर इज evaporated by heating with steam in two evaporation stages। मतलब हम क्या करते हैं, जो यूरिया सोल्यूशन पीछे हमें हासिल हुआ है यूरिया मेल्ट, इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वाटर को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो यूरिया का सोल्यूशन हमें हासिल होता है वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड होता है।
इसके अंदर जो है वो 99.7 जो है वो यूरिया मेल्ट होता है, मतलब इसके अंदर पानी की मिकदार ना होने के बराबर होती है। फिर जब इसको यूरिया मेल्ट को हम हासिल कर लेते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिया मेल्ट को जिसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ही कम है, इस यूरिया मेल्ट को हम पंप कर देते हैं इनटू द प्रिलिंग टावर। हम एक प्रिलिंग टावर में भेज देते हैं। प्रिलिंग टावर एक ऐसा टावर होता है जो इस कंसनट्रेटेड या सॉलिड यूरिया को दानेदार शक्ल में कन्वर्ट करेगा, या दानों के अंदर या ग्रेन्यूल्स के अंदर या प्रिल्स के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास जो है प्रिलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिया को हम क्या करते हैं, सॉलिड सॉलिड ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। द मोल्टन यूरिया इज सेपरेट एट द प्रिलिंग टावर। हम मोल्टन यूरिया जो हमें हासिल हुई है पीछे से, कंसंट्रेटेड मोल्टन यूरिया यहाँ से जो हासिल हुई है, इसको हम क्या करेंगे, प्रिलिंग टावर में ऊपर से हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे बाय मीन्स ऑफ प्रिलिंग बकेट। प्रिलिंग बकेट के जरिए हम क्या करेंगे, ऊपर से स्प्रे करेंगे। इज कूल्ड बाय एयर राइजिंग अपवर्ड, और इसमें से एयर क्या करेंगे, ठंडी एयर जो है वो क्या करेंगे, पास करेंगे, जिसकी वजह से मोल्टन ड्रॉपलेट साल्डिफाइड, जो यूरिया के ड्रॉपलेट हैं वो साल्डिफाइड होकर दानों की शक्ल या प्रिल्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। उसके बाद यूरिया प्रिल्स आर एदर सेंड टू द पैकेजिंग सेक्शन। यूरिया के दाने जब तैयार हो जाएंगे तो उसको हम गट्टू के अंदर, पैक के अंदर जो है वो हम पैकेजिंग सेक्शन के अंदर पैक कर लेंगे, और उसको हम बुल्क स्टोरेज के अंदर इकट्ठा करके हम मार्केट के अंदर क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर जो हमारे पास जो है पिछले प्रोसेस में जो हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन जो है ना यूरिया का हासिल हुआ था, जिसे हमें यूरिया सोल्यूशन कहा था, ये यूरिया मेल्ट कहा था। यूरिया सोल्यूशन को या यूरिया यूरिया मेल्ट को हम बकेट बकेट सेक्शन में यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं ऊपर से। यहाँ से स्प्रे करते हैं और नीचे से हम ठंडी हवा इसमें से पास करते हैं। जब ये हवा ऊपर जाकर यूरिया में से पास होती है तो यूरिया के अंदर पास होने की वजह से ये गर्म हो जाती है, और ये यूरिया जो है उसके अंदर से सारा वाटर रिमूव हो जाता है, और यूरिया जो है वो सोल्डिफाई होकर यहाँ पे प्रिल्स की फॉर्म में आ जाती है। और हमारे पास फिर उसको हम क्या करते हैं, किसी पैकेट में या किसी बोरे के अंदर या किसी क्या कहते हैं, बैग्स में हम क्या कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं। तो ये हमारे प्रिलिंग टावर है जिसके ऊपर ऊपर से हम क्या करते हैं, यूरिया लिक्विड यूरिया को ऊपर से फेंकते हैं, और उसमें से हवा पास करते हैं जिसकी वजह से सारा वाटर रिमूव हो जाता है, और यूरिया जो है वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट में इसको पैक कर लिया जाता है। उसके बाद इसकी फ्लो शीट डायग्राम है, ये भी आपने याद करनी है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूरिया को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का रिएक्शन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का जब रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम कार्बामेट बनता है। इसी को हम कार्बामेट कंडेंसेशन भी कहते हैं। और उसके बाद अगले प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अमोनियम कार्बामेट की डिहाइड्रेशन करते हैं, और उसके ज़रिए यूरिया बनता है, इसको हम डिकम्पोजिशन कहेंगे। और जब हमारे पास यूरिया सेंथिसाइज हो जाएगा तो ये लिक्विड यूरिया को हम क्या करेंगे, एवापोरेशन सेक्शन में भेजेंगे। वहाँ पर इससे वाटर को रिमूव किया जाएगा, यूरिया को कंसनट्रेटेड बनाया जाएगा। फिर ऊपर हम उसको प्रिलिंग टावर से स्प्रे करेंगे, और प्रिलिंग टावर से जब स्प्रे करेंगे तो उससे प्रिल्स मतलब ग्रेन्यूल्स बनेंगे, और लास्ट में उसके पैकेट बनाकर हम मार्केट के अंदर क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो हमारे पास फर्टिलाइजर है वो है अमोनियम नाइट्रेट, जिसका फार्मूला है NH4NO3। ये इसका फार्मूला है। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का आपस में रिएक्शन करते हैं, और हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट एज अ फर्टिलाइजर जो है वो क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। जिसकी अब ये अमोनियम नाइट्रेट जो है ये एसिडिक फर्टिलाइजर है। क्यों? क्योंकि इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हासिल यूज किया है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन की वजह से जो फर्टिलाइजर हासिल होता है वो हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है। तो ये हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट एसिडिक नेचर का साल्ट है, या एसिडिक नेचर की फर्टिलाइजर है। जब जब इसको ज़मीन में ऐड करेंगे नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए तो ज़मीन को एसिडिक कर देगी।
ठीक हो गया। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास साल्ट प्रिपेयर होता है। इस वजह से इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर दो बातें आपने याद रखनी है कि अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करेंगे और हमारे पास जो फर्टिलाइजर हासिल होगा ये एसिडिक होगा। और ये ज़मीन में जब ऐड होगा तो ये साल को भी एसिडिक कर देगा। ये एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया है, तो उसके नतीजे में ये फर्टिलाइजर एसिडिक हमें हासिल हुआ है। देन क्योंकि यहाँ पर बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, उसके नतीजे में प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरह का रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन द वाटर इज एवेपोरेटेड। मैंने क्या कहा था, जब भी हमारे पास ये फर्टिलाइजर हासिल होते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में हासिल होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड करने के लिए, पीछे हमने टॉपिक में पढ़ा था, कंसंट्रेटेड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से वाटर रिमूव करते हैं, इसको प्रिलिंग टावर के ऊपर से गिराते हैं, इसमें से जो है वो एयर पास करते हैं ताकि इसमें से सारा वाटर रिमूव हो जाए और ये कंसंट्रेटेड हो जाए। द वाटर इज एवेपोरेटेड, अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट, अमोनियम नाइट्रेट के मेल्ट या अमोनियम नाइट्रेट के सोल्यूशन में से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। व्हेन इट सेपरेट डाउन फ्रॉम द टाल टावर, प्रिलिंग टावर के ऊपर से हम इसको गिराएंगे और इसमें से एयर पास करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है सारा वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। द फॉलोइंग ड्रॉपलेट आर ड्राइड, जो इसके अमोनियम नाइट्रेट के ड्रॉपलेट होंगे वो कंसनट्रेटेड होंगे, वो ड्राई होकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय एन अपवर्ड करंट ऑफ एयर। इसमें से जब आप एयर पास करेंगे, तो सिंपल बात करें कि ये अमोनियम नाइट्रेट का जो सोल्यूशन हासिल हुआ है इसके अंदर, इसको अमोनियम नाइट्रेट का सोल्यूशन भी कह सकते हैं या अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट भी कह सकते हैं। इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग टावर से गिराते हैं और ऊपर से जब इसको गिराते हैं तो नीचे से इसमें से हवा पास करते हैं और सारा वाटर जो है इसमें से रिमूव हो जाता है और ये सॉलिडिफाई होकर प्रिल्स की फॉर्म में, पैलेट की फॉर्म में या दानों की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। क्लियर बेटा? द फर्टिलाइजर सॉल्डिफाइड एज अ टाइनी हार्ड पैलेट और कार्ड प्रिल। वो कहता है फर्टिलाइजर जो ये हमारे पास सॉल्डिफाई होता है, ये छोटे छोटे दानों के अंदर या पैलेट्स के अंदर या प्रिल्स के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। हम इसको प्रिल्स ही क्यों बनाते हैं या दानों की सूरत में ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्रिल जो है वो ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो फ्री फ्रॉम डस्ट, इनके अंदर कोई डस्ट वगैरह नहीं होती। दूसरा, ये इजी टू हैंडल, इनको यूज़ करना बहुत आसान होता है। इजी टू सेपरेट इन द फील्ड, ये खेतों में इनको डालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको कोई पूछे कि फर्टिलाइज़र को सिर्फ दानों की सूरत में ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एक तो ये डस्ट फ्री होते हैं, दूसरा ये इनको ईजिली हैंडल किया जा सकता है और ईजिली इनको खेतों के अंदर स्प्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास, अगर आप इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज देखें तो हमारे पास 33 से लेकर 33.5% जो है वो नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है। उसके बाद ये हैग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं बेटा। मैंने पीछे डी लिक्विसेंट भी पढ़ाया था। डी लिक्विसेंट क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस क्या करे, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करे, वो अपनी यानी कि सॉलिड नेचर को छोड़कर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, डेट इज कॉल्ड टू डी लिक्विसेंट। हैग्रोस्कोपिक क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो हमारे पास मॉइस्चर तो अब्जॉर्ब करे लेकिन अपनी सॉलिड नेचर को ना छोड़े, वो सॉलिड रहे लेकिन मॉइस्चर को क्या रखे, अब्जॉर्ब रखे। लेकिन डी लिक्विसेंट में क्या होता है, कोई सब्सटेंस मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है लेकिन वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट जो है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, इनके मॉइस्चर तो अब्जॉर्ब करता है लेकिन अपनी सॉलिड फॉर्म को चेंज नहीं करता। और उसके बाद इसके यूजेस हैं। इट इज़ यूजफुल फर्टिलाइजर फॉर द मैनी क्रॉप्स, ये बहुत सारी फसलों के अंदर यूज़ किया जाता है एक्सेप्ट पैडी राइस, यानी कि चावलों की फसल के अंदर जो है इसको यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि चावलों की फसलों के अंदर जो है वो पानी हर टाइम भरा रहता है और उसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, माइक्रोबियल बैक्टीरिया होते हैं, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। उन फ्लडेड फील्ड्स में, मतलब उन खेतों में जिनमें पानी भरा हुआ है, वो क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट की बॉन्डिंग को डिकम्पोज कर देते हैं और उसमें से नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब अमोनियम नाइट्रेट वाली खाद हम क्या करते हैं, चावलों की फसल में डालते हैं, तो वहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है चावलों की फसल में, क्योंकि चावल की फसल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप जो है जब भी अमोनियम नाइट्रेट वाले फर्टिलाइजर को चावलों की फसल में डालेंगे तो वहाँ वाले बैक्टीरिया अमोनियम नाइट्रेट की बॉन्डिंग तोड़ के इसका जो मेन एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसको यहाँ से गैस की फॉर्म में बाहर रिमूव कर देंगे और प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं होगा। इसलिए प्लांट जो है वो एज अ नाइट्रोजन को खुराक के तौर पर या एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर यूज़
नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट एक एसिडिक फर्टिलाइजर है। जब ये ज़मीन के अंदर ऐड होता है तो ज़मीन को एसिडिक कर देता है। तो आप क्या करें, जब भी अमोनियम नाइट्रेट को किसी ज़मीन के अंदर डालें तो उसके अंदर लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ मिलाकर डालें, क्योंकि ये एज अ बेस का काम करेंगे और ये ज़मीन को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ज़मीन की पीएच को चेंज नहीं होने देंगे। अगर अकेले आप अमोनियम नाइट्रेट का फर्टिलाइजर अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़मीन एसिडिक हो जाएगी। अगर इसके साथ आप बेस जैसे लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CaCO3 लाइमस्टोन ये आप यूज़ कर लेंगे तो ज़मीन जो है उसकी पीएच जो है वो अल्टर नहीं होगी। जज़ाकल्लाह। आपको ये मैंने लेक्चर शेयर कर दिया है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।